इसके पहले हम लोग अपघटनकर्ता या अपघटक तक पढ़ चुके थे। वे जीव जो मृत शरीर को कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर मिट्टी जलवायु में मिला देते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। यहाँ तक पढ़ा गया था। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला पढ़ना है। तो खाद्य श्रृंखला है क्या, कैसे काम करती है? तो आप देखिए, तो जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिक तंत्र में एक क्रम होता है, शाकाहारी, शाकाहारी के बाद मांसाहारी, मांसाहारी के बाद सर्वाहारी, या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो एक क्रम में जब चलता है तो ये क्रम जो बनता है इसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब उत्पादक से उपभोक्ता तक या अपघटनकर्ता तक एक जो क्रम श्रृंखला बनती है एक दूसरे को खाने की, वो क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे पौधे हैं, पौधे या घास समझ लीजिए, घास है, ठीक। तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा, टिड्डा कर देते हैं। टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक खा लेगा। फिर मेढक को कौन खाएगा? सांप खा लेगा। फिर सांप को कौन खाएगा? बाज खा लेगा। अब देखिए, तो एक लाइन बन गई, श्रृंखला बन गई, ठीक। तो जब एक श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से कौन किसको भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है, जब श्रृंखला के रूप में इसको देखते हैं तो ये क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला, क्योंकि एक दूसरे के भोजन पर निर्भर है। समझ में आया? खाद्य श्रृंखला वह है जिसमें उत्पादक से उपभोक्ता तक क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे को खाने वाले जीवों को श्रृंखला के रूप में रखा जाता है, वो खाद्य श्रृंखला या भोज्य श्रृंखला कहलाती है। ठीक, इसमें जब देखेंगे तो ये खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है वो हमेशा कहाँ से होगी? उत्पादक से। हमेशा ही कहाँ से होगी? उत्पादक से होगी। खाद क्यों उत्पादक से क्यों होगी? क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का की क्षमता केवल हरे पौधों में ही है। तो शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी? हरे पौधों से या उत्पादक से। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी, ये होते हैं, और अंत में अपघटनकर्ता आ जाते हैं। तो ये पूरी हमारी खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक, अब जैसे हम देखते हैं तो हर जगह की अलग अलग होती है खाद्य श्रृंखला। स्थल की अलग है, जल की अलग है, तालाब की। तो एक एक को हम कुछ का उदाहरण बता देते हैं, इसको देखिएगा। इसको मिटा दें। तो जैसे देखिए, पहला हम लोग देखते हैं तालाब का, तालाब की श्रृंखला देखते हैं। तालाब में आप देखेंगे तो हरे हरे पौधे टाइप में होते हैं, उनको शैवाल कहा जाता है। जो हरे हरे होते हैं लंबी लंबी लड़ी में, वो क्या कहलाते हैं? शैवाल। अब शैवाल को कौन खाएगा? तो छोटी मछलियां जो होती हैं, ठीक है, या उनको जलीय पिस्सू कहा जाता है। होता क्या है कि ये सब पूछा जाता है, और हम लोग केवल स्थल वाला तो जान पाते हैं, जल वाला या समुद्र वाला नहीं जान पाते। तो ये इसको पूछता है। तो छोटे छोटे देखिए, तो उसमें कीड़े चलते रहते हैं तालाब में, वो किसको खाते हैं? शैवाल को खाते हैं। अब इन पिस्सुओं को छोटी मछलियां खाएंगी, छोटी मछलियां। इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, तो कुछ मछलियां देखिए तो मांसाहारी होती हैं, कुछ मछलियां मांसाहारी होती हैं, वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। बड़ी मछलियां हो गई। और इन बड़ी मछलियों को आपने देखा होगा, बगुला, बगुला देखे हैं, बतख, ये सब खा लेते हैं। तो देखिएगा, तालाब की एक खाद्य श्रृंखला बन रही ना, ये हो जाती है तालाब की। इसका दूसरा एक बना लीजिए, एक और बन सकती है। इसको कौन खाएगा? इसको खाएंगे कीड़े मकोड़े। इसको कौन खाएंगे? कीड़े मकोड़े। इनको कौन खाएगा? मेढक खा लेगा। मेढक को कौन? सांप। सांप को कौन? बाज। ठीक, तो एक चीज और यहाँ जानिए, जो जो श्रृंखला जितनी ज्यादा लंबी होगी वहां पे जैव विविधता उतनी अच्छी होगी, और वो उतना अस्थायी पारितंत्र होता है।
जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला, उतना ज़्यादा जैव विविधता और उतनी अस्थायी खाद्य श्रृंखला मानी जाती है। ठीक? तो सांप को बाघ बच्चे ये सब खा लेते हैं। ये कहाँ का था? तालाब का था। अब आते हैं घास वाले पे। घास स्थल। प्रीवियस ईयर मार्क के चेक करिएगा, सब ऐसे पूछा गया है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इसमें एक आध को आगे पीछे कर देंगे, तो अगर बेसिक नहीं सही है तो गलत हो जाता है। तो घास स्थल में घास होती है। घास को कौन खाएगा? टिड्डे। टिड्डे जानते हो? हाँ? इसको मेढक, फिर मेढक को सांप, सांप को बाज। ये हो गया, एक खाद्य श्रृंखला इसकी बन गई। ठीक। बाज या गिद्ध का दीजिए, सांप सांस लिख दिए, सांप है भाई। ये कहाँ की हो गई? घास की हो गई। तीसरी जंगल की देख लेती हूँ, वन की। हम लोग केवल यही ध्यान देते हैं, यही पता होता है, तो वन वाला क्योंकि जमीन पे है, यही सही होता है। अब जैसे हरे पौधे हो गए, जंगल में इसे खाएगा कौन? चूहे खाएंगे या गिलहरी खाएगी? इनको कौन खाएगा? बिल्ली खाएगी। बिल्ली को कौन खाएगा? बड़े उच्च मांसाहारी जंगली कुत्ते। एक श्रृंखला ये बन गई। हरे पौधों की जगह झाड़ियां कर लीजिए। इनको खाएंगे खरगोश। खरगोश को खाएगा भेड़िया। भेड़िया को शेर या चीता खा जाएगा। समझ में आया? अब आप 3 जगह 4 जगह दिखा दिए। कभी भी ये बातें आपको मिले तो आप क्रमबद्ध रूप से सेट कर दीजिएगा। इस घास से ही मतलब हरे पौधों से ही शुरुआत होगी, पहला ये कंफर्म कर लीजिए। अभी इसी बेस पे पिरामिड बनाएंगे। पिरामिड आप सुने हैं ना? वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम बनाना सिखा देंगे, फिर जिसका पूछेगा बना के तुरंत निकाल लीजिए। वैसे भी बता देंगे किसका कैसा होता है, लेकिन वहाँ बनाना सिखा देंगे। ठीक? ये मामला समझ में आया? अब कहीं कभी देंगे तो आपको पता है तब अच्छी बात, नहीं पता तो बना लोगे। पता है ही है कौन किसको खाता है, बन जाएगा। ये हो गया भैया, ये तो सब जानते हैं। एक होता अपघटक का श्रृंखला, उसको कोई नहीं जानता। अपघटक या कचरे की। ठीक। तो अपघटक खाद्य श्रृंखला, इसमें सबसे पहले क्या होता है? कचरा। कचरा जानते हो? जो कचरा रहता है सड़ा गला, देखते हैं तो वहां पे देखिए छोटे छोटे कीड़े चलते रहते हैं, वो क्या है? कीट है। कीट है छोटे छोटे। कचरे को कौन खाएंगे? कीट। इनको कौन खाएगा? तो छोटी मकड़ी, जानते हो मकड़ी? ये खा जाती हैं। एक खाद्य श्रृंखला इनकी बनती है, लेकिन ध्यान दीजिए सबसे छोटी यही है। इसका मतलब यहाँ पे विविधता एकदम कम है, पारितंत्र एकदम अस्थायी है, इसको बढ़ने की चांस नहीं है ना। तो ये कौन सा हो गया? अब जैसे पारिस्थितिक तंत्र पढ़े, खाद्य श्रृंखला थी ना, अगला पढ़ना खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला समझ में आई? अब देखिएगा, पहले खाद्य श्रृंखला ऊपर परिभाषा लिख दे। खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं? तो खा भोजन के आधार पर जीवों को उत्पादक से उपभोक्ता तक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। समझ में आया? पारिस्थितिक तंत्र में जीवों में खाद्य का एक निश्चित पाया जाता है। तंत्र में खाद्य श्रृंखला का एक निश्चित
निदर्शित, निदर्शित मतलब होता है, निदर्शित होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जिसमें जीवों को उनके खाद्य श्रृंखला के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। जीवों को उनके खाद्य आहार के आधार पर व्यवस्थित है ना, आधार पर पोषित है। ये हो गया आपका खाद्य श्रृंखला। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये ऊर्जा वाला, यहाँ टॉपिक नहीं लेकिन जान लीजिए। जैसे ये हरी चीज है, इसमें 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा, कितनी है? 1000 किलो कैलोरी है। इसको खाएगा कौन? दिलीप। इसको कितना मिलेगी? तो 90% ऊर्जा यहाँ कम हो जाएगी। ठीक, केवल 10%। तो कितना मिला इसको? 100 किलो कैलोरी। इसको कितना मिलेगा? 10 किलो कैलोरी। इसको कितना मिलेगा? 1 किलो कैलोरी। इसको 0.1 किलो कैलोरी। ठीक, तो यहां से यहां तक देखिए तो 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ रही है। फिर यहां से यहां देखिए 10%, फिर यहां से यहां 10%, फिर यहां से यहां 10%। ठीक, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा मात्र 10% ही स्थानांतरित होती है। ये नियम जो थे, एक व्यक्ति थे लिंडमैन। अभी ये आरओ में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, तो 10% का नियम है, इसको लिंडमैन ने दिया था। ठीक, तो क्वेश्चन पर्यावरण का है, पता ही नहीं चलता कहां से है। मामला समझ में आ गया? जो जितना उच्च उपभोक्ता होगा उसको उतनी कम ऊर्जा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा, जितने भी शरीर भी इनकी कम होती जाती है। यहाँ पे शैवालों की शरीर इससे इनसे देखिएगा तो क्रमबद्ध रूप से छोटी है। तो आपने समझे, शाकाहारी जीवों की शरीर हमसे बड़ी होती है। शाकाहारी की शरीर मांसाहारी से बड़ी होती है। अब देखिए इसको, ये क्रमबद्धता सेट होगी, फिर उनसे जो होंगे और छोटे जाते हैं। पावर के मामले में भी देखिएगा, शाकाहारियों की शक्ति ज्यादा होती है, मांसाहारियों की कम होती है। लेकिन मांसाहारियों में कुछ अतिरिक्त व्यवस्था हो जाती है, पंजे दे दिए जाते, दांत दे दिए जाते फाड़ के खाने के लिए। और ताकत के मामले में शाकाहारियों की ताकत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको ऊर्जा की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है? अब जैसे देखिए, हाथी बड़ा जीव है ना, जिराफ, जितने शाकाहारी जीव होंगे सब बड़े होंगे, मांसाहारी जीव छोटे होते हैं। कोई बड़ा मांसाहारी जीव बताइए, है ना? ये नियम चलता है, बशर्ते इसको हम लोग वो ध्यान नहीं देते। तो ये पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला का चक्र हुआ। ठीक, इसमें एक नियम ये चलता है, ऊर्जा आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही बिगाड़ी जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है केवल। तो यहाँ पे देखिए तो ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, 10% ही अगले पीढ़ी अगले उसमें स्थानांतरित होती है। और ये नियम है ये लिन्डमैन नियम या 10% का नियम है। कहते हैं 10% का नियम। अब की बार अभी ये पूछा गया था भैया, 4-10 दिन पहले पूछा गया। हो गया इतना। ये था क्या?
खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला थी। आपको पढ़ना है खाद्य जाल। ये कुछ है नहीं, जो ये है श्रृंखला मतलब एक, जाल मतलब कई, तो कई श्रृंखलाओं को मिला दीजिए, वो क्या बनेगा? जाल बनता है। जैसे समझाते हैं, जैसे घास है, देख रहे हो, घास को टिड्डा खा रहा है, हैं? इधर बकरी भी खा रही है। टिड्डे को कौन खाया? मेढक खाया। बकरी को नहीं, डायरेक्ट मानो थोड़ी। सियार, सियार हो गया। फिर मेढक को कौन खाएगा? सांप खा लेगा। हम्म, मेढक को और कोई खाता है? ठीक। अब सांप को कौन खाएगा? गिद्ध खा लेगा, गिद्ध आवाज। सांप को मोर भी खा लेगा। ठीक। तो देखिए श्रृंखला एक ही है, ये यहां से घूम गई, लेकिन अंतिम में सब कहाँ पहुंचे हैं? आप घटक तक पहुंच रहे हैं। सब मरेंगे तो कौन खाएगा? श्रृंखलाएं एक जगह शुरू हो रही हैं और आपस में जुड़ी हुई। हाँ, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए बकरी है, बकरी सियार भी खा लेगा, डायरेक्ट शेर भी खा लेगा, है? शेर इसको भी खा लेगा, सब एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं। तो जब एक कई श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उसको जाल का रूप कहा जाता है, जाल कहा जाता है। समझ में आ रही बात? तो खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़कर आगे बढ़ा, एक में केवल खाद्य नहीं होते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ठीक। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला सीधी कड़ी के रूप में सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती, नहीं होती तो कई रूप में घूम सकती है, कई जगह से। कई जगह से जब घूम जाएगी तब कई जाल बनेगा, वही जो है वही जाल कहलाता है खाद्य श्रृंखला। ठीक। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। समझ में आ रहा है? ये जो है ये एक है, कई बना दीजिए और सब एक दूसरे से जुड़ के अंतिम में कहाँ पहुंचेंगे? डिकम्पोजर, अवघटन कर्ता तक सब पहुंचेंगे। शुरू कहाँ से होंगे? हरे पौधे से, उत्पादक से शुरू होकर अवघटन कर्ता तक सब पहुंचेंगे, बस दिशा चेंज होती रहेगी। ठीक है। तो इन सबको जब मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? खाद्य जाल बन जाएगा। ठीक। इसमें जो होता है ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में, ऊर्जा का प्रवाह, प्रवाह एक दिशीय, एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से, कई पथों या रास्तों से, कई पथों से होकर गुजरता है। समझ में आया? खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, समझ में आया? अब एक है, इतना हो गया। एक पॉइंट होता है जैव संचयन। जैव संचयन ये बहुत खतरनाक चीज है, इसको देखिएगा। जैव संचयन और एक होता है जैव आवर्धन। तो किसी जीव के शरीर में
हानिकारक पदार्थों का एकत्रित हो जाना जैव संचयन। संचयन मतलब होता है इकट्ठा होना। संचयन मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। और हानिकारक पदार्थ कौन से हैं? ऐसे पदार्थ जो सड़ते नहीं हैं, वो अस्थायी रूप से पड़े रहते हैं 10-20 साल, 50 साल, उनको कहा जाता है जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक? और जो सड़ जाते हैं उनको जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। ये आगे मिलेगा अभी। तो ऐसे पदार्थ जो जैव अनिम्नीकरणीय है, मतलब सड़ते नहीं, वो खाद्य जाल में धीरे-धीरे खाद्य श्रृंखलाओं के सारे शरीर में पहुँचकर वहीं पड़े रहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? इकट्ठा हो गए तो उनको क्या कहा जाएगा? जैव संचयन। ठीक? समझ में आया मामला? तो किसी जीव में हानिकारक एकत्रीकरण जैव संचयन कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या है? ऐसे समझिए, आप ये बताइए, हम लोगों के यहाँ पहले गिद्ध बहुत होते थे, अब कहाँ चले गए? खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? गिद्ध क्यों खत्म हो गए? उसका कारण ये है भैया कि जो हम लोग दर्द निवारक जानवरों को सुई लगवाते थे, डिक्लोफेनिक की, डिक्लोफेनिक एक दवा होती थी, उसकी सुई जब दर्द निवारक के रूप में हम जानवरों को देते थे। जानवर मारते थे तो उसको खाता कौन था? गिद्ध खाते थे। वो दवा बायोडिग्रेडेबल नहीं थी, वो जाके गिद्धों के शरीर में संचित हुई और वो उनके प्रति, उनमें इम्यून सिस्टम ठीक नहीं था और गिद्ध मरने शुरू हो गए। सरकार ने इस पे बैन लगाया, लेकिन तब तक बहुत गड़बड़ हो चुका है। समझ में आया? तो जैव संचयन क्या है? कुछ पदार्थ जो बहुत हानिकारक होते हैं, उनका जीवन संचित हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। पहले देखिए बहुत गिद्ध होते थे, अब नहीं है। ठीक, ये क्या हुआ? तो इसको ऐसे समझ लीजिए, जैव अनिमीकरणीय पदार्थ का किसमें उच्च उपभोक्ता जितना होगा, ये प्रारंभिक में कम होता है, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना वो इकट्ठा होता चला जाएगा। और ध्यान दीजिए, ये जल में घुलनशील है, ये नहीं, जल में नहीं घुलता, नहीं तो पानी के सारे पेशाब से निकल जाए। ये वसा में घुलनशील है, और जब वसा में घुलनशील है तो वसा में घुलेगा तो ब्लड में पहुंच जाता है, तो कैंसर वैंसर का कारण बन जाते हैं ये, तो बहुत नुकसानदायक होते हैं। सरकार ने इन पर रोक लगाई है, रोक लगा दिया है, लेकिन जब शुरू में आए थे बहुत नुकसान कर गए। ये कैसे हैं? जैव अनिम्नीकरण मतलब सड़ते नहीं है। और कहाँ पहुंचते हैं? उच्चतम उपभोक्ता में। उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। ठीक, ये क्या कहलाएंगे? और इसको नापा किसमें जाता है? पीपीएम में। पीपीएम जानते हैं इसको? पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 लाख। 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख। तो 10 लाख कणों में कितने कण है, ये इसमें नापा जाता है। नहीं समझ पा रहे हैं? दूसरा तरीका देखिए, आपने गमकसीन जानते हो? हाँ, उसमें डाली जाती है किसमें? चरी में। चरी कौन खाएगा? गाय की। ठीक, तो कहाँ पहुंचा? गाय में सड़ तो रहा नहीं है, ना पानी में घुलनशील है, बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, खाद्य श्रृंखला में पहुंचा, गाय कौन है? अब गाय को कौन खाएगा? या मान लीजिए बकरी खाई ना, गाय या बकरी खाएगी शाकाहारी, तो गाय मरी तो उसको खाए गिद्ध, पहुंचा कहाँ? गिद्ध में। और बकरी को खाया कौन? मनुष्य या कोई जानवर, तो वो कहाँ पहुंचा? अंतिम में ज्यादा इकट्ठा होते हैं। देखिए, उच्चतम उपभोक्ता में ये इकट्ठा हो जाते हैं पूरा, ज्यादा मात्रा में। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे यहाँ से कोई चीज चली, इसके पास पहुंची थी, ये आगे ट्रांसफर कर दे रहा है, लेकिन उच्चतम उपभोक्ता है, अब वो किसको दे ना? तो उच्चतम उपभोक्ता में ये संचित होते हैं और सबसे ज्यादा उच्चतम उपभोक्ता को
नुकसान करते हैं। तो जैसे मनुष्यों में 2,4-D, माइलाथियान, बीएचसी, गमकसीन जिसको कहते हैं, और ये डिक्लोफेनाक, ये सब क्या कर रहे हैं? तो जो गमकसीन होती है वो मनुष्य में वो कैंसर का कारण बन रही है। 2,4-D और गैमेक्सिन, इन पे सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, समझे? तो जैव संचयन समझ में क्या आया? वे अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो सड़ते नहीं हैं, उत्पादक से शुरू होकर उच्च उपभोक्ता में संचित हो जाते हैं, उन्हें जैव संचयन कहते हैं। ठीक। अब जैव आवर्धन। जैव आवर्धन, इसमें क्या था? केवल इकट्ठा हो जा रहा है, ये बताया गया। संचयन क्या हो रहा है? उच्च में केवल इकट्ठा हो रहा है। इसमें क्या है कि उत्पादक से होते हुए क्रमबद्ध रूप से उच्च में इकट्ठा हो रहे हैं, वो आवर्धन है। समझ में आ रहा है? इसमें केवल यहाँ इकट्ठा हुआ उच्च में। इसमें क्या है? कहाँ से आया है, पूरा क्रम दिखाइए। ठीक, वो आवर्धन होगा। और जो इकट्ठा होगा केवल, वो क्या होगा? हाँ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है नीचे से। खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तर में विभिन्न पोषण स्तर से होते हुए उच्च उपभोक्ता में संचित होते हैं, जैव आवर्धन कहलाते हैं। जैव आवर्धन कहलाता है। बहुत गर्मी है भाई। जैव आवर्धन। ठीक। अब इसकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ती जाती है। तथा तथा उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। जैसे उदाहरण 2,4-D, गमकसीन, बीएचसी, गमकसीन। ठीक। DDT सुने होंगे, मैलाथियान सुने होंगे। ये कुछ चीजें हैं जिस पर सरकार ने रोक लगा दिया। अब इतना हो गया। अगला पढ़िए।
पारिस्थितिक पिरामिड्स। ये क्या है? तो आप जो अभी खाद्य श्रृंखला पढ़े, देखिए तो उसमें एक दूसरे में संबंध होता है। तो चीज़ से संबंध होता है, वही समझिए। एक संख्या के आधार पर, एक वजन के आधार पर, एक ऊर्जा के आधार पर, 3 प्रकार से संबंध होता है। इन 3 प्रकार के संबंधों को जब हम चित्र में देते हैं तो क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। हुँ? समझ आया? सुने? पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के बीच बीच उनकी संख्या, जैवभार तथा ऊर्जा के संबंध को चित्र के रूप में प्रदर्शित करना ही पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो 3 आधार हैं भैया पिरामिड के। ठीक, तो संख्या है, जीवभार है और ऊर्जा है। इसमें देखिए तो जीव और भार, भार मतलब होता है वजन। इसमें संख्या समझ में आ रहा है? ठीक, तो संख्या का पिरामिड जो होता है उल्टा और सीधा दोनों बनता है। ठीक, इनका भी उल्टा सीधा बनता है और इनका हमेशा सीधा ही बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। कैसे बनता है हम दिखाते हैं। तो 2 प्रकार कर दीजिए। हाँ, ये संख्या में 2 कर दीजिए। तो एक तरफ कर लीजिए घास का और एक तरफ कर लीजिए तालाब का। ठीक, एक तरफ घास का कर लीजिए, एक तरफ तालाब का। संख्या में कर देते हैं। तालाब उसमें करेंगे, इसमें पड़ी करिए पेड़ का।
मुझे बताइए, समझाएं। समझ लीजिए, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान है। जब कभी भी पिरामिड बनाना शुरू करोगे तो जो सबसे शुरुआत होगी वो होगी उत्पादक से, हरे पौधों से शुरू होगी। समझ रहे हैं? अब संख्या में जैसे देखना है, ठीक है। ये क्या है? घास है। घास है, घास को खाने वालों की संख्या घास से कम होती है, ज्यादा कम होगी। तो कुछ भी बताइए जो घास को खाता हो। हाँ? बकरी। अब बकरी को खाने वालों की संख्या बकरी से कम होगी, ज्यादा? कौन होगा वो? सियार कर दीजिए या गीदड़ कर दिए, और इनको शेर कर दीजिए। समझ में आया? ये क्या है? संख्या है। इसकी संख्या सबसे ज्यादा, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम। क्लियर? अब पेड़ कर लीजिए। पेड़ कितना है? एक है। इस पे जो जीव रहेंगे, छोटे कीट, जो छोटे जीव, उनकी संख्या, फिर उससे ज्यादा पक्षी, फिर उससे ज्यादा, और कुछ कर दीजिए। देखिए पेड़ कितना है? पेड़ एक है। इस पे बहुत सारे कीट हैं, उससे ज्यादा। तो ये देखिए, ये सीधा बना, ये उल्टा बन गया। समझ में आ रहा है? बना लोगे ना? शुरुआत कहाँ से करोगे? हरे पौधे से। यहाँ भी है घास हरी है, यहाँ भी पेड़ हरा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पेड़ एक है, कीट इससे ज्यादा होंगे। उसके बाद ठीक, या ऐसे कर दीजिए, पेड़ से हटा के यहाँ पक्षी कर लीजिए, और पक्षियों पे बहुत सारे कीट हो जाएंगे। एक पक्षी पे बहुत सारे कीट रहते हैं, छोटे छोटे जीव। तो संख्या बढ़ती जा रही है ना, और यहाँ क्या हो रहा था? घटती जा रही थी। और किसकी बात हो रही है? संख्या की। तो किसका होगा? संख्या का पिरामिड। तो घास वाला सीधा बनेगा और पेड़ वाला। अब यहाँ भार पे आ जाओ। ठीक, एक तरफ तालाब कर लीजिए और एक तरफ कुछ भी कर लीजिए, वजन वाले में कोई भी चीज कर लीजिए। क्या कर दें, एक उदाहरण देख लें। घास का कर लीजिए, इसमें घास कर लीजिए, एक तालाब कर लीजिए। ठीक, तो घास का वजन ज्यादा होगा, इसको खाने वाले कम होंगे, उसको खाने वाले और कम होंगे, और उसको खाने वाले और कम होंगे, कम होते जाते। यहाँ जैसे हुआ, बकरी घास को ही तो खा रही है ना, तो इसकी संख्या कम है बकरी की। नहीं, घास ये कम पड़ गए, बकरी ये जिएगी कहाँ से? खाने को नहीं मिलेगा ना। तो घास, बकरी और मनुष्य कर लीजिए, या शेरे कर लीजिए, शेर की संख्या कम है। तो कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। ठीक, तालाब पे आ जाइए, शैवाल कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, शैवाल मतलब घास। इसका जो है, इसको खाने वाले कौन होंगे? कीट होंगे। फिर उसको खाने वाले छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। जो खाद्य श्रृंखला बनवाए वही ध्यान दीजिए। अब इसमें बताइए सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? सबसे ज्यादा वजन बड़ी मछलियों का होगा। एक ही हैवी मछली रख दोगे, क्यों क्यों ज्यादा होगा? वो इसको भी खा रही है, इसको भी खा रही है, इसको भी, सबको खा रही है, तो उसका वजन ज्यादा होगा ना। ये तो केवल इसे खा रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? इसका हो गया। तो अब भाई सीधी सी बात है, किसी तालाब पे पूरा सवाल इकट्ठा कर दो, व्हेल को अकेले कर दो, वजन किसका ज्यादा हो रहा है?
व्हेल का, ये क्या पढ़ रहे हो? व्हेल संख्या नहीं है, वजन है। भार मतलब वजन का बन रहा है। तो देखिए घास का सीधा बन गया, घास का जो वो भार का पिरामिड है वो सीधा, और ये तालाब का उल्टा बन गया। समझ रहे हैं? जैसे घास में थोड़ी-सी मत लीजिएगा, जितनी बकरियाँ हैं, जितनी घास है, कर लीजिए। अगर भाई ये कम हो जाएगी तो ये खा के जिएँगी किसको? अगर घास की संख्या कम हो जाएगी तो ये किसको खाएँगे? बकरियाँ। इनके पास तो ऑप्शन है, वो नहीं कोई और सही, ना? अब ऊर्जा में आइए, तो ऊर्जा में हमेशा देखिएगा कि नीचे कौन होंगे? हरे पौधे हो जाएँगे। इनको कौन खाएगा? बकरी, कुछ भी बना लीजिए, बकरी ही बनाइए। हरे पौधों को खिला दीजिए टिड्डे को। टिड्डे, इसको कौन खाएगा? मेढक, फिर इसको कौन खाएगा? साँप, फिर गिद्ध। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास? हैं? तो ऊपर देखिए कम होती जा रही है ऊर्जा ना? तो 1000, 100, 10, 1, 0.1 कम होती जा रही है। तो ये हमेशा सीधा बनेगा। कुल मिला के शुरुआत कहाँ से होगी? हरे पौधों से होगी। अंत कहाँ होगा? उपभोक्ता पर। अंतिम उच्च उपभोक्ता पर होगा। अब जो देखना होगा, हरे पौधे से शुरू करिएगा उत्पादक से, संख्या देखनी होगी, संख्या देखिएगा, ऊर्जा देखनी होगी, ऊर्जा देखिएगा, वजन देखना होगा, वजन देखिएगा और बना लीजिएगा ऐसे। और नहीं तो याद कर लीजिए कि संख्या में घास का पिरामिड सीधा होता है, पेड़ का पिरामिड उल्टा होता है। जब प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा कि का कौन पिरामिड उल्टा होता है? तो पेड़ ही होगा, उल्टा होता है। इसी तरीके से इसमें पूछेगा किसका पिरामिड उल्टा होता है? जीव भार में किसका पिरामिड उल्टा होता है? तालाब का, इधर रख लीजिए। और नहीं भाई हम बनाना चाहिए, कभी नहीं कोई इच्छा होगी बना लेंगे, हमको याद करने का, कुछ बनता भी है अभी बना लेंगे। ये हमने आपको पारिस्थितिक पिरामिड बनाना बता दिया। तो ऊर्जा वाला हमेशा सीधा बनेगा। हाँ भाई, देखिए पेड़ पेड़ पे पक्षियों पे ईंट रहते ना, जैसे एक पेड़ पक्षी, एक एकदम सही होंगे, ईंट होते हैं पक्षियों पे, उनके उसपे, वो किसे कौन जीवित है? ये चीज है ना, बिल्कुल भाई, छोटे होते हैं ज्यादा। देखिए तो आप एक आम पकड़ लीजिए, उसके कितने मकोड़े रहते हैं, कितने पौधे होते हैं, कितने मतलब कितने पक्षी आश्रित होते हैं उस पेड़ पे, और उस फल को उस पक्षियों पे भी सारे आश्रित होते हैं, कीट में पूछ होती है। अरे भाई अब हम ही लोग हैं, अकेले हैं, हमारे अंदर बहुत से जीवाणु हैं। संख्या देखोगे तो बहुत जीवाणु बहुत है ना। वजन देख लीजिए, तो जिन्हें ऐसा इकट्ठा कर दीजिए, हम एक से हैं, वजन तो हमारा हो जाएगा ना, लेकिन संख्या, हाँ तो वही कंडीशन है बनाइए, समझ लीजिए कौन सा, यही तो कह रहे हैं हाँ हमारे को तुम्हारे लिए है, लेकिन मेरा ज्यादा है ना, यही बात। ठीक, तो ये लाइन करने में 90% खत्म हो जाती है, 10% अगले उत्पादक को, उपभोक्ता को प्राप्त होती है। उसके बाद अगले उपभोक्ता में फिर 90 हो जाती है, अभिक्रिया में केवल परसेंट ट्रांसफर होती है। ये 10% का नियम लेनमैन लेता है, तो हमेशा एक दिशा में चलती है और वो प्राथमिक उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते कम की जाती है, तो 10% ही आगे बढ़ी है। ये हमारा पारिस्थितिकी